पाकिस्तान में एक चीज़ बड़ी ज़ेर बहस है और वो है जी ट्रांसजेंडर्स एक्ट और ट्रांस एक्ट। पाकिस्तान की जो हुकूमत है वहाँ पर उसकी मंजूरी हुई और उसके बाद उसमें ऐसी कुछ चीज़ें सामने आई कि कुछ लोगों को एतराज़ शुरू हो गए। फिर उसके हवाले से एक केस है जो कि समाअत के लिए मुकर्रर हो जाता है और उस पर बहस मुबाहिसा चल रहा है और उसमें यह भी कहा जाता है हुकूमत की तरफ से कि अगर कोई ऐसी पॉइंट होगा, ऐसा मामला होगा जो कि ठीक नहीं होगा तो हम उसको अमेंड भी कर सकते हैं। ये कोई आखिरी हर्फ नहीं है दुनिया में। तो इस हवाले से अब मज़ीद हम बात करेंगे। हमारे साथ इस पर बड़े जो हमारे पाकिस्तान के हमने जो है सियासतदान मौजूद हैं और उन्होंने इस पर बड़ा काम भी किया है और अब इन्होंने एक नया बिल जो है वो पेश किया है। असल बुनियादी मुद्दा ये है कि उस नए बिल में क्या है। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब एक बिल जो है ट्रांसजेंडर एक्ट जिसको हम कहें एक्ट 2018 वो, और एक आपने अब जो है वो कुछ नया बिल पेश किया है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। असल में मैंने जो पहला बिल तजवीज़ किया था वो था तरमीमी बिल। अच्छा। वो जो ट्रांसजेंडर एक्ट है उसके अंदर मैंने तरमीम की थी और उसके जो जहरीली दांत है वो मैंने निकालने की कोशिश की है। सही। और दूसरा फिर मैंने टोटल एक नई ला मुतारिफ की है ताकि उसमें ऐसी तमाम खराबियाँ जो ट्रांसजेंडर एक्ट में है वो ना हो और जो हकीकी लोग हैं जो कि नज़रअंदाज है, मार्जिनलाइज तबका है, वो है इंटरसेक्स या खुनसा, उनको हम प्रोटेक्ट करें और उनको हम इनकी वेलफेयर करें। तो उनके लिए मैंने एक टोटली कंप्लीट एक लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, खुनसा पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड वेलफेयर बिल 2022। तो एक तरमीमी बिल है जिसमें ट्रांसजेंडर एक्ट के अंदर तरामीम कर दी, उसको रिफॉर्म करना है। सही। और दूसरा फिर मेरे सेकंड स्ट्रेटजी ये है, प्लान बी ये है कि एक उसको रिपील किया जाए, इसलिए कि उसमें बहुत ज़्यादा खराबियाँ हैं और उसकी जगह जो हमारे खुनसा पर्सनस हैं, इंटरसेक्स पर्सन हैं, उनको हम पहलू हुकूक देने के लिए यह खुनसा पर्सन जो है वो बिल इंट्रोड्यूस हुआ। तो अब इस बिल में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने मुतारिफ कराई हैं, नई हैं? देखें, जो ट्रांसजेंडर एक्ट है ना, सबसे पहले कि उसमें खराबियां क्या है। देखें, ट्रांसजेंडर एक्ट की बुनियाद किस बात पर है? ट्रांसजेंडर एक्ट की बुनियाद दो बातों पर है। एक तो यह है कि जेंडर या सिंफ ये प्राइवेट मैटर है, हुकूमत का, रियासत का, ख़ानदान का, इज्तिमाइयत का, माशरे का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। यह वेस्टर्न सिविलाइजेशन की कॉन्सेप्ट। दूसरा यह है कि जेंडर और सेक्स यानी जिन्स और सिंफ ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इस्लाम कहता है कि दो मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं। ये वो दो चीज़ें हैं जो जिसकी बुनियाद पर ट्रांसजेंडर एक्ट बनाए। अब ज़ाहिर है जिसकी बुनियाद ही गलत हो तो उसके अंदर आप जितनी भी लेजिस्लेशन करेंगे, उसके ऊपर इमारत तामीर करेंगे, वो गलत ही होगी। फिर उसमें जेंडर आइडेंटिटी की जो डिफिनीशन दी गई है, आप अगर वो पढ़ लें, उसमें लिखा गया है डिफिनीशन में कि जेंडर आइडेंटिटी इज़ द इनर मोस्ट फीलिंग ऑफ एन इंडिविजुअल एज अ मेल, फीमेल, ब्लाइंड ऑफ बोथ एंड नीदर ऑफ बोथ। और ये जो चीज़ है कि वो उसके जिस्म से मुताबिक रखता हो या न रखता हो, खत्म कर दिया। फिर ट्रांसजेंडर की जो डिफिनीशन है, ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला टर्म के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसमें इंटरसेक्स को भी, नंबर 2 उसके अंदर यूनिक को भी, नंबर 3 उसके अंदर जेंडर डिस्फोरिया के मरीजों को भी, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से यानी जो फिजिकली बिल्कुल फिट हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनका बिल्कुल सही हो लेकिन उनका दिमागी मसला हो, तो उसको भी ट्रांसजेंडर डिक्लेयर किया है। फिर उसमें जो तीसरी चीज़ की गई है वो है सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, अपनी मर्जी की सिनफी शनाख्त इख्तियार करने की इजाज़त, जिसकी कतन इस्लाम के अंदर इजाज़त नहीं है। तो वो खराबियाँ, अब ये खराबियाँ जो इसमें थी, कुछ तो मैं इस्लाह करूँगा, लेकिन ज़ाहिर है मैंने जिस तरह कहा कि उसकी बुनियादी खराबियों पर हैं तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा काम है। तो इसलिए मैंने एक प्लान बी के तौर पर यह खुनसा पर्सन, उसमें मैंने जो इंटरसेक्स है, जो एम्बिग्विटीज़ के साथ पैदा होते हैं और जो मार्जिनलाइज तबका है और जो हकीकत में नज़रअंदाज है, उनके लिए एक्सेप्टेबिलिटी पैदा की जाए फैमिली में, सोसाइटी में और स्टेट में, और उनको राइट्स दी जाए। राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इनहेरिटेंस, राइट टू वोट, राइट टू हेल्थ, तमाम राइट्स उनको दिए जाएं। तीसरा मैंने उसमें यह किया है कि जो वालिदैन अपने उन बच्चों को जो जेंडर डिस्फोरिया या इंटरसेक्स के साथ पैदा होते हों उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको 4 साल कैद और 3 लाख रुपए जुर्माना होगा। उसके साथ साथ हुकूमत सेंटर्स खोलेगी ताकि उनकी इलाज मुआलजे जो हैं वो कर सके, उनके तालीम का, उनके लिए बिलासुद कर्ज़ों का, ताकि वो अपनी पाँव के ऊपर खड़ा हो सके। ये एक कम्प्रेहेंसिव, एक कंप्लीट है इंटरसेक्स के लिए।
सही। अच्छा, अब इस नए एक्ट में जो आपने इंट्रोड्यूस किया है, ये एक अलग चीज़ है जो कि असेंबली में जाएगी। एक जो केस जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर हियरिंग्स हो रही हैं, वो मामला कहाँ तक पहुँचा? देखें, ये भी असेंबली में जा चुका है। अच्छा, ये इंट्रोड्यूस हो चुका है सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने इसे स्टैंडिंग कमेटी ह्यूमन राइट्स को भेजा है। इस वक्त ये दोनों बिल, यानी जो मेरे तरमीमी बिल हैं, वो भी ह्यूमन राइट्स कमेटी के अंदर अंडर डिस्कशन है, और जुम्मे को फिर एक इजलास है उसके ऊपर, और जो खुनसा पर्सन एक्ट बिल है वो भी अंडर डिस्कशन है कमेटी के अंदर। तो उसमें मैं वहाँ भी मैं दो उसके साथ गया हूँ। एक, मैंने फेडरल शरीयत कोर्ट में भी इसको चैलेंज किया है, इसलिए कि ये जो इस्लाम का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है ना, उसके भी खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 2 के अंदर, और आर्टिकल 25 के अंदर, आर्टिकल 27 के अंदर, और आर्टिकल 263A के अंदर जेंडर और सेक्स को एक माना गया। तो एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, दूसरा ये इस्लाम के खिलाफ है। तो फेडरल शरीयत कोर्ट में भी चैलेंज है, वहाँ भी 2 नवंबर को उसकी समाअत हो रही है, और इंशाल्लाह चंद समाअतों में इसका फैसला हो जाएगा। और जो ह्यूमन राइट्स की कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों को एहसास हो गया है कि पार्लियामेंट ने गलती की है, और उसका एक मजहर ये है कि तकरीबन 5-6 तरमीमी बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं सेनेट के अंदर उन अरकान ने कि जिन्होंने पहले इस ट्रांसजेंडर एक्ट को वोट दिया था, उन्होंने अब अपनी गलती की तलाफी के लिए, बल्कि बाज़ ने तो एडमिट किया पार्लियामेंट के फ्लोर पर कि हमसे गलती हुई है, हमने इस पे हाँ किया है, येस किया है, और हमें इस गलती की तलाफी करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने भी इसमें रिफॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं। तो वो अंडर डिस्कशन है, और मुझे उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह कलेक्टिव विजडम के साथ और एक यूनानिमस अप्रोच के साथ इसको रिफॉर्म कर लेंगे, या कम से कम रिपील करके जो हकीकी तबका है नज़रअंदाज, उनके लिए एक अच्छी ला जो हैं, जो कि बाकी दुनिया के लिए भी एक मिसाल होगी, उसको इंशाल्लाह पेश कर लेंगे। सही है, लेकिन ये मैं जानना चाहूँगी कि आप जो बिल लेकर आए हैं, जिस पे आपने काम किया है, उसके हवाले से आपके जो बाकी मेंबरान हैं सेनेट के और दीगर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है? जो आप चीज़ लेकर आए हैं, क्या वो उस पर आपके साथ डिस्कशंस कर रहे हैं, वो इस चीज़ पे अग्रीड हैं कि भाई आप जो लेकर आए हैं वो सही है? क्योंकि वहाँ से भी हो सकता है आपको किसी, जिस तरह हम जो है इस सेगमेंट पर बात कर रहे हैं और इस चीज़ पर जिक्र हो रहा है, यहाँ पर डिबेट हो रही है, हो सकता है वहाँ से भी रेजिस्टेंस आ रही हो। ये देखें, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब मैंने पहली मरतबा ये अमेंडमेंट्स, बहुत थोड़े अमेंडमेंट्स में लाया था, सिर्फ 3 बुनियादी, ये 15 नवंबर 2021 को, उस वक्त PTI की हुकूमत थी। जब ये अमेंडमेंट मैंने लाया तो लोगों के लिए एक अजनबी चीज़ थी, और आपके जान के हैरत होगी, पूरे हाउस ने नो कहा कि इसको पेश करने की इजाज़त ना दी जाए। अच्छा, हाँ। फिर चेयरमैन सेनेट ने कहा कि भाई हम पास थोड़े कर रहे हैं, हाँ, सही, हम पेश कर रहे हैं, इसको पेश कर रहे हैं ताकि कमेटी में जाए, वहाँ उस पर डिस्कशन हो। तो ये आपको खुली है, तो इसको इजाज़त तो इतना दो। बिल्कुल। तो वो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ हाउस का कि उन्होंने इजाज़त दी, और मैंने वो पेश कर दी, और वो कमेटी को चली गई। लेकिन अब जो आखिरी इजलास हुआ है स्टैंडिंग कमेटी का, उसमें तकरीबन सब लोग इस पर मुत्तफिक थे, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUI और जमात इस्लामी, ये लोग मौजूद थे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के लोग नहीं थे। उस पर इन तीनों पार्टियों में तो इत्तेफाक था कि इसकी इस्लाह होनी चाहिए, और ये इस्लाम के भी खिलाफ हैं। एक ज़बरदस्त किस्म की एजुकेशन और अवेयरनेस क्रिएट हुई। देखें, आप लोगों ने जो यहाँ प्रोग्राम किया, आप लोगों ने मुझसे पहले इस बिल के हिमायत करने वालों को बुलाए। ये आप लोगों की एक बड़ी एक अच्छी इनिशिएटिव थी, और आपने, मेरे ख्याल में, मुझे तो आप हो सकता है 10-15 मिनट दें, और मैंने जो प्रोग्राम देखा है बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम, लंबा सेशन हुआ। इसका मतलब ये कि आप लोगों ने भी खूब इन डेप्थ मुतालिया किया है उसका, क्योंकि हम भी डेफिनेशन समझना चाह रहे थे ना कि हमारा मकसद समझ कर, मतलब किसी चीज़ को हम गलत सिर्फ कहने को नहीं कह सकते, समझना होगा। तो मैं समझता हूँ ये अवेयरनेस है। इन चीज़ों ने एक उमूमी अवेयरनेस और एक एजुकेशन क्रिएट की, जिसकी वजह से आम बंदा भी समझ गया है कि भाई ये हमारे ख़ानदानी निज़ाम के लिए ख़तरा है, हमारी निकाह और शादी के इदारे के लिए खतरा है, हमारे कानूनी विरासत और इस्लाम के दीगर कवानीन के लिए खतरा है, मुस्लिम औरत की शर्म और हया के लिए खतरा है। आप अंदाज़ा कर लेना कि अभी इस्लामाबाद पुलिस ने इनवाइट किया एप्लीकेशंस को ट्रांसजेंडर का। आपको पता है खवातीन ने कितने अप्लाई किया और ट्रांसजेंडर ने कितना? इस्लामाबाद पुलिस के ट्विटर और उनके फेसबुक के ऊपर जो मौजूद हैं, तो इस्लामाबाद पुलिस की कांस्टेबल के असामियों के लिए 6000 खवातीन ने अप्लाई किया है, और 28,100 ट्रांसजेंडर ने अप्लाई किया। अल्लाह अकबर, 28,100 ट्रांसजेंडर्स ने अप्लाई किया है। लेकिन उससे ये भी पता चल रहा है कि वो हैं कितने, लेकिन अब वो किस तरीके से डील करना है, और दूसरा ये कि अपॉर्चुनिटी भी उनके पास नहीं है। ये भी हमें देखना है कि भाई उनको नौकरियां भी कुछ नहीं है, तो वो चाह रहे हैं कि वो किसी नौकरी में भी आए। तो मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद है, और ट्रांसजेंडर एक्ट जो है 2018 का, उसके हवाले से जो नया एक्ट जो है वो पेश किया गया है, और उसमें जो तरमीम है उस पर बात हो रही है। सर, मुझे ये बताइए कि जब ये ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 पास हुआ था,
تو کیا یہ واقعی بغیر پڑھے بغیر سمجھے پاس کر دیا گیا تھا یا کوئی پیچھے کوئی ایجنڈا ہے کہ نہیں جی ہم نے ان چیزوں کو اپنے آپ کو جو ہے یہاں پر امپلیمنٹ کرنا ہے تاکہ دنیا بھر میں ہم لبرل مشہور ہو جائیں؟ آپ کی یہ دوسری والی بات ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں ہمارے ہاں قانون سازی جو ہے وہ بڑے جس کو کہتے ہیں نا کہ لو کوالٹی لیجسلیشن ہوتی ہے. لیجسلیشن ایک بہت نازک کام ہے. چاہیے یہ کہ اس کو پراپر طریقے سے ڈسکشن کی جائے، ہاؤس میں کمیٹیز میں ڈسکشن کی جائے. لو کوالٹی بھی ہوتی ہے اور سر امپورٹڈ بھی ہوتی ہے جو یو ایس سینٹ میں پیش ہو جائے گا ہم اس کو اٹھا کے ڈائریکٹلی یہاں لے آئیں گے. امپورٹڈ بھی ہوتی ہے، امپوزڈ بھی ہوتی ہے. اور بعض اوقات تو ہم اپنی جو لیجسلیٹو اتھارٹی ہے پارلیمنٹ کی وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، دوسروں کی طرف سے چیزیں آ جاتی ہے اور مجھے کھل کر بتایا گیا آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف کے بعض بلوں کے اوپر کہ اس میں ہم کاما اور فل سٹاپ بھی چینج نہیں کر سکتے، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے. تو آپ کا پیرس کے اندر اور لندن کے اندر اور واشنگٹن کے اندر قانون بنتے ہیں، ڈرافٹنگ ہوتی ہے اور آپ کا جو پارلیمنٹ ہے اس کے اوپر ربر سٹیمپ کی طرح سٹیمپ لگا دیتا ہے. تو یہ بدقسمت یہ ہے کہ لوگ پڑھتے بھی نہیں ہیں. پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں کمپرومائزڈ ہو جاتی ہے اتھارٹی، جو لیجسلیٹو اتھارٹی ہے پارلیمنٹ کی. اور اب آپ یہ دیکھ لینا کہ اس کو اب کوئی بھی بندہ دیکھے گا تو اس کو بالکل نیکڈ آئی سے اس میں اتنی خرابیاں نظر آئے گی. پھر آپ دیکھیں کہ اس کا جو پروسیس کیسے کیا گیا. آپ کو بتائیں سینٹ سے کس دن پاس ہوا؟ سینٹ سے یہ اس دن پاس ہوا ٹرانسجنڈر ایکٹ جب سینٹ کے 50% لوگ ریٹائر ہو رہے تھے. اچھا. اور وہ ان کا آخری دن تھا اور انہوں نے الوداعی تقریریں کرنی تھی. اس دن کوئی لیجسلیشن نہیں ہوتی. اس دن ایک فیئرویل پارٹی کی طرح ہوتا ہے. یہ تو پھر پلان تھا، سوچا سمجھا. پھر آپ کو پتہ ہے قومی اسمبلی سے کس دن پاس کیا گیا؟ قومی اسمبلی سے وہ اس دن پاس کیا ہے جب قومی اسمبلی کا آخری سیشن تھا اور قومی اسمبلی میں ایک کمیٹی کو بھی نہیں بھیجا گیا اور سیکنڈ لاسٹ ڈے تھا جس کے بعد قومی اسمبلی ڈیزالو ہونا تھا. پھر آپ کو پتہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے کہ اگر اسلام کے حوالے سے کوئی چیز ہے تو آپ ان سے رائے لیں گے. ان سے رائے نہیں لی گئی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک ہیسٹ میں ایک ہیزرڈ انداز میں ایک چیز کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے بڑے خطرناک نتائج جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. اور فائنلی مختصراً میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اب جو ایک پوری ٹرانس کمیونٹی جو ہمارے یہاں پہ ایک ڈیولپ ہو گئی ہے اور جو اس بل کی حمایت میں باتیں کر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کمیونٹی جو ہیں یہ جینڈر ڈسپوریا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کے مریض ہیں. حکومت کو ان کے لیے ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ سینٹر کھولنا چاہیے کہ ان کی نفسیاتی علاج کریں. یہ تو آپ کو پتہ ہے جینڈر ڈسپوریا تو ابھی تک بیماریوں کی فہرست میں ہے ویسٹ کے بھی بہت سے ممالک میں. اور جہاں پہ یہ نام نہاد غیر معمولی آزادیاں اور مطلق آزادیاں آ گئی ہیں وہاں انہوں نے اس کو فہرست سے نکال دیا ہے. لیکن ہے یہ ابھی تک انسانی اس میں یہ بیماریوں کی فہرست میں تھی. تو آپ اس کا علاج کریں. اگر بندہ فزیکلی بالکل ٹھیک ہے، صحیح سلامت ہے اور اس کا دماغ کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کا علاج کریں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے میں آپ کو بتاؤں فورن ایجنڈا ہے. یعنی امریکن ایمبیسی کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ ٹویٹ کریں کہ ایل جی بی ٹی کیو کو ہم سپورٹ کریں گے پاکستان میں اور ان کو ایکول رائٹس دلائیں گے؟ کس نے یہ اختیار ان کو دیا ہے؟ کیا ہمارا سفارت خانہ امریکہ کے اندر ایسی کوئی ٹویٹ کر سکتا ہے کہ ہم یہاں حدود لاز نافذ کریں گے، امریکہ کے اندر شریعت نافذ کریں گے؟ نہیں. تو اگر ہم نہیں کر سکتے تو امریکہ و ایل جی بی ٹی کیو کیا ہے؟ ایل جی بی ٹی کیو ثقافتی دہشت گردی ہے، ایک کلچرل انویژن ہے. تو اس کے پیچھے فارن فنڈنگ ہے اور فارن ایجنڈا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے. سینیٹر مشتاق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑے اہم موضوع پر بات ہو رہی تھی. ہم اس موضوع کو آگے بھی ڈسکس